अध्याय 181 चींटियों से लड़ना। कुछ समय तक इन अजीब चींटियों को देखने के बाद ये जियाओ को पता चलता है कि इन चींटियों के पास सख्त और शक्तिशाली पंखों की एक जोड़ी होती है जो 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीट की त्वचा की तरह सख्त होती है। इन चींटियों के मुंह में प्लेग का जहर भरा हुआ है। वे एक छोटी सी खूंखार चीज से भी ज्यादा खतरनाक थीं। मेरे अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इन चींटियों में किसी कारणवश उत्परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण उनके पंख ड्रैगन के पंखों जैसे दिखने लगे हैं और उनके पंखों की स्थायित्व बढ़ गई है। इन चींटियों का जहर भी भयानक होता है। अगर किसी की त्वचा इनके जहर के संपर्क में आ जाए तो उसकी कला तुरंत खराब होने लगेगी। इस समय अपने एक साथी की दुखद मौत देखकर शेष अजीब चींटियां सभी दिशाओं से ये जियाओ की ओर उड़ चलीं। बदबू तुरंत दर्जनों गुना बढ़ गई और ये जियाओ दुर्गंध से लगभग बेहोश हो गया। उसने जल्दी से अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। अपने भाले के झटके से उसने हर आने वाली चींटी को आसानी से काट डाला। उसी समय उसकी बाईं हथेली को आराम करने का समय नहीं मिला। उसने अपनी हथेली पर बीस्ट फायर से वार किया, जिससे वे चींटियां तुरंत जल गईं। अग्नि क्लोन। ये देखते हुए कि इन चींटियों से निपटने के लिए बीस्ट फायर सबसे प्रभावी तरीका था, बिना समय बर्बाद किए उन्होंने तुरंत असंख्य अग्नि छवि तकनीक का इस्तेमाल किया और 7 अग्नि क्लोनों को छोड़ दिया। जिस क्षण वे 7 अग्नि क्लोन प्रकट हुए, पूरी अंधेरी गुफा उज्ज्वल प्रकाश से जगमगा उठी। अग्नि क्लोनों ने भी चींटियों पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्हें बुरी तरह जला दिया। जब भी अग्नि क्लोन और चींटियां एक दूसरे को छूती, चींटी तुरंत तीखी चीख निकालती और तुरंत जलकर राख हो जाती। ये भी खूब रही। ये शियाओ जोर से हंसा। ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे चींटियों ने नहीं काटा, उसने इन चींटियों को मारने के लिए फायर क्लोन और बीस्ट फायर का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। सैकड़ों चींटियों को मारने के बाद भी वे आती रहीं। उन्हें मौत का डर नहीं था। एक के बाद एक, जब एक मरी तो उसके पीछे 2 और, फिर 2 और मर गईं और उसके तुरंत बाद 4 और आ गईं। ये प्रक्रिया जारी रही, लेकिन पूरे 2 घंटे तक उन चींटियों का संहार करने के बाद भी उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई। 2 घंटे बाद ये शियाओ को नहीं पता था कि उसने कितनी चींटियां मार दी थीं। उसे आराम की सांस लेने का भी समय नहीं मिला था। इस समय वह विचलित नहीं हो सकता था। जब तक वह विचलित था, उसे चींटियों द्वारा काटा जा सकता था। उसे शारीरिक क्षति का डर नहीं था, लेकिन वह चींटियों के मुंह में जहर से डरता था, इसलिए उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। ये शियाओ युद्ध के देवता की तरह था। उसके हर वार से 3 से ज्यादा चींटियां मर सकती थीं। उसके हमले की आवाज और चींटियों की तीखी चीखें एक साथ मिल गईं, मानो वे कत्लेआम का संगीत बन गई हो। धीरे धीरे ये शियाओ को लगा कि उसके शरीर में ज्यादा आत्मिक ऊर्जा नहीं बची है। उसका शरीर थका हुआ महसूस करने लगा और कुछ चींटियों ने उसकी गर्दन पर लगभग काट लिया। नहीं, मुझे अपनी ताकत वापस पाने का मौका ढूंढना होगा, अन्यथा मुझे डर है कि बहुत जल्द ही ये चींटियां मुझे काट लेंगी। ये जियाओ को इस समय समझ आ गया था कि इन तृतीय श्रेणी के जादुई जानवरों का सामना करना इतना आसान नहीं था। वह अब पूरी तरह थक चुका था, लेकिन लड़ना बंद नहीं कर सकता था। अगर उसने हिम्मत करके रुकने की कोशिश की तो वे चींटियां उसे तुरंत काट लेंगी और उसे जहर दे देंगी। उस समय वह यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ये शियाओ को एक मौका मिला और उसने अचानक अपने सी ड्रैगन भाले से वार किया। उसी समय उसने अपनी हथेली से वार किया, जिससे अपने लिए एक रास्ता बन गया। तुरंत उसने सी ड्रैगन भाले को उस बिंदु पर घुमाया जहां कोई भी चींटी उसके भाले के संपर्क में आने से तुरंत नष्ट हो जाएगी। चींटियों के घेरे से बचते हुए उसने खुद को ढक लिया। चींटियों ने तीखी चीख मारी और तुरंत ये शियाओ का पीछा किया। समय समय पर दीवार के दोनों ओर छिपी हुई कई चींटियां उस पर हमला करती थीं। वे या तो ये शियाओ की हथेली से या उसके समुद्री ड्रैगन भाले से मारे जाते थे। कुछ ही देर में ये शियाओ की पीठ के पीछे कम से कम हजारों चींटियां इकट्ठी हो गईं। यह दृश्य बेहद शानदार लग रहा था। उसके सामने एक कांटे जैसा रास्ता दिखाई दिया। ये जियाओ ने बीच का रास्ता चुनने में संकोच नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि परिचित भावना यहीं से आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, वह परिचित भावना भी मजबूत होती जाती है। हजारों चींटियां उसका पीछा कर रही थीं। पहले तो ये शियाओ ने सोचा कि इस गुफा में केवल दसियों सैकड़ों चींटियां ही मौजूद हैं, लेकिन उन सैकड़ों चींटियों को मारने के बाद भी ये चींटियां उस पर आती रहती हैं। अब उसके पीछे पहले से ही 1000 से अधिक चींटियां चल रही थीं। ये शियाओ को आखिरकार 10 मिनट बाद एक मौका मिला। सामने एक गड्ढा था। जब तक वह उसमें छिपता रहा और जानवरों की आग का इस्तेमाल करता रहा, तब तक वह कम से कम उस समय तक तो टिक सकता था जब तक एक अगरबत्ती जलती है।
और इतना समय ये जियाओ के लिए अपनी आधी से अधिक ताकत वापस पाने के लिए पर्याप्त था। एक फ्लैश के साथ ये जियाओ फुर्ती से गड्ढे में छिप गया। उसी समय बीस्ट फायर सभी दिशाओं में फैल गया। चींटियां जो मूल रूप से गड्ढे में घुसकर ये शियाओ को काटना चाहती थीं, अचानक रुक गईं। हालांकि उनके पीछे बहुत सारी चींटियां थीं। वे आगे बढ़ीं और सामने की कुछ दयनीय चींटियों को उनके साथियों ने आग के गड्ढे में धकेल दिया। उन्हें जानवरों की आग में तब तक जलाया गया जब तक कि उन दयनीय चींटियों का एक भी बाल नहीं बचा। गड्ढे के बाहर उसके अग्नि क्लोन अभी भी उसके लिए चींटियों से लड़ रहे थे। यद्यपि वे अग्नि के क्लोन थे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता ये शियाओ की युद्ध क्षमता से थोड़ी ही कम थी। अध्याय 182 चींटियों की रानी। अपनी कुछ ताकत बहाल करने के बाद ये जियाओ एक बार फिर बाहर चला गया और चींटियों से लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई की आवाज हवा में गूंज रही थी। एक के बाद एक चींटियां ये शियाओ के हाथ और भाले के नीचे मर रही थीं। आधे दिन बाद ये जियाओ को गुफा में और भीतर जाने के लिए मजबूर किया गया। अचानक उसने पाया कि इस जगह पर चींटियों का स्तर तीसरे दर्जे के जादुई जानवर से चौथे दर्जे के जादुई जानवर में बदल गया था। उनके शरीर और भी बड़े हो गए थे। मार डालो, मार डालो, मार डालो। वह बिना किसी दया के हत्या करता रहा। उसके सामने मौजूद चींटियां उसके भाले के नीचे आकर दुखद मौत मर गईं। उनमें से कुछ तो उसकी पशु अग्नि से जलकर मर भी गईं। अंत तक ये शियाओ की आंखें मार मारकर लाल हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी चींटियां मार दी थीं। अंत में वह लड़ाई बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह चींटियों से लड़ना जारी नहीं रख सका। अनगिनत चींटियां उस पर हमला कर रही थीं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें नहीं पता कि कब, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से जहर देकर मार दिया जाएगा। आत्मा भक्षण, भागो। उसने लड़ना बंद कर दिया और सीधे इन चींटियों के चंगुल से भागने के लिए अपनी भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया। वह गुफा के बाहर नहीं भागा, बल्कि और भी अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद वह एक खाली क्षेत्र में पहुंचा। बिना अधिक सोचे समझे उसने तुरंत 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों की खोपड़ी और अन्य आवश्यक सामग्रियों की मदद से एक संहारक संरचना तैयार करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने संरचना बनाना समाप्त किया, हजारों चींटियां उस खाली क्षेत्र में आ गईं। बिना समय बर्बाद किए उसने एक बार फिर स्पिरिट डिवोर एस्केप का इस्तेमाल किया और गुफा में और भीतर भाग गया। जबकि जब चींटियों ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो वे तुरंत ही हत्या के दल में फंस गईं और तुरंत ही मर गईं। कुछ ही देर बाद वह गुफा के अंदर पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ी गुफा थी। अंदर चौथी श्रेणी की दर्जनों चींटियां बैठी हुई और लेटी हुई थीं। चींटियों के इस समूह ने गुफा के बीच में एक बेजोड़ कंकाल को घेर रखा था। नहीं, शायद इसे सिर्फ कंकाल नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसका शरीर 80 मीटर से ज्यादा लंबा था। विशाल मांसल पंख, शक्तिशाली पंजे जो धातु की चमक से भरे हुए थे। साथ ही इसके नुकीले नुकीले दांत और सिर पर 2 फुट लंबे सींग थे। ये वास्तव में एक ड्रैगन का आधा खाया हुआ शव था। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसके शरीर पर कुछ बड़ी चींटियां दिखाई देंगी। इस ड्रैगन के बगल में एक लाश थी जो पहले से ही आधी कंकाल में बदल चुकी थी। भले ही वह लाश में बदल गई हो, फिर भी उसमें से उस ताकत का हल्का सा निशान निकल रहा था जो जिंदा होने पर थी। जैसा कि अपेक्षित था, उसके शरीर का मांस और रक्त उन चींटियों द्वारा खाया गया होगा, और केवल इसी कारण से वे उत्परिवर्तित हो पाए और विचित्र जहरीली चींटियों के रूप में विकसित हो पाए जो वे अब हैं। इसके अलावा उनकी पीठ पर ऐसा अजीब पंख केवल इसलिए उग पाया क्योंकि उन्होंने ड्रैगन का बहुत अधिक मांस खा लिया था। ये जियाओ को अब उनकी अजनबीपन के पीछे का कारण और साथ ही अपनी परिचित भावना के पीछे का कारण भी समझ में आ गया। ये सब उसके सामने पड़े अजगर के शव से संबंधित था। चींक चीं। एक चींटी ने उसे देखा, वह उसकी ओर दौड़ी और जोर से चिल्लाई। चींटी की तीखी चीख सुनकर अन्य चींटियां भी उसकी ओर देखने लगीं और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी ओर झपटी। समुद्री ड्रैगन उतरता है, पहली शैली, लहरों के हाथ। ये शियाओ ने एक बार फिर अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चाल का इस्तेमाल किया, जिससे पूरा क्षेत्र समुद्र में बदल गया और ड्रैगन की दहाड़ के साथ सैकड़ों ड्रैगन के हाथ पानी से बाहर निकल आए। ये जियाओ ने एक बार फिर पागलों की तरह चींटियों का वध किया। कुछ ही समय बाद इस बड़ी गुफा में केवल ये जियाओ ही जीवित बचा था। समय समय पर उसे अपनी पीठ से कुछ चीखें सुनाई देती रहीं। उसे पता था कि ये चीखें उन हजारों चींटियों की हैं जो पहले उसके पीछे पीछे चल रही थीं और अब वे उसके बनाए हुए मारक दल द्वारा मारी जा रही थीं। जिस स्थान पर ये जियाओ खड़ा था वहां कोई चींटी नहीं बची थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही वह अजगर की लाश की ओर बढ़ने वाला था, अचानक जमीन हिलने लगी।
वह वहीं रुक गया और सामने देखने लगा तो उसने देखा कि एक बड़ी चींटी धीमी गति से उसकी ओर आ रही थी। उस विशाल चींटी ने अपनी तीखी छोटी आंखों से आसपास के वातावरण को देखा। जब उसने पाया कि यहाँ एक भी चींटी जिंदा नहीं बची है और सभी मर चुकी हैं, तो वह उछलकर खड़ी हो गई, अपने विशाल पंख बगल की ओर फैलाए और एक तीखी चीख मारी। जब ये जियाओ ने इस विशाल चींटी को देखा तो वह चौंक गया। चींटियों की रानी। अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया। चूंकि यह गुफा चींटियों का घोंसला थी, इसलिए यहाँ चींटियों की रानी भी होनी चाहिए। ये सिर्फ इतना था कि ये जियाओ ने पहले इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था। चींटी रानी को देखते हुए उसने पाया कि वह वास्तव में 5वीं श्रेणी की जादुई जानवर थी। उसका शरीर 4थी श्रेणी की चींटी से भी 2 गुना बड़ा था, जिसे उसने कुछ ही समय पहले मारा था। ये जियाओ ने अपने समुद्री ड्रैगन भाले को कसकर पकड़ लिया और चींटी की रानी को ठंडी नजर से देखा। दूसरा पक्ष क्रूर और बहुत शक्तिशाली लग रहा था। चींटियों की रानी ने अपने दांत दिखाए और ये जियाओ को क्रूरता से देखा। फिर उसने तीखी आवाज निकाली और ये जियाओ पर हमला करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। चींटियों की रानी ने ये जियाओ की ओर एक हरे रंग की जहरीली धुंध उगल दी। ये जियाओ ने तुरंत दिव्य ड्रैगन के पंखों का इस्तेमाल किया और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह जल्दी से उस जहरीले धुंध के संपर्क में आने से बच गया। ये जियाओ को अपने हमले से बचते हुए देखकर चींटियों की रानी ने बड़ी सतर्कता से उसकी ओर देखा। ये जियाओ ने इस चींटी की रानी को मारने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर था, जिसकी ताकत एक पीक मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकार के बराबर थी। अध्याय 183 मुसीबत। अग्निक्लोन। समुद्री ड्रैगन उतरता है, पहली शैली लहरों के हाथ। ये जियाओ ने चींटियों की रानी की ओर झपट्टा मारा, अपने अग्निक्लोनों को छोड़ा और समुद्री ड्रैगन के उतरने की पहली शैली का उपयोग किया और चींटियों की रानी से सीधे टकराया। बूम! एक जोरदार विस्फोट के साथ चींटियों की रानी और ये जियाओ दोनों विपरीत दिशा में उड़ गए। ये जियाओ के मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। दूसरी ओर चींटी की रानी की हालत ये जियाओ से भी बदतर थी। अग्निक्लोन के कारण उसका पूरा शरीर जलकर काला हो गया था और समुद्री ड्रैगन के प्रथम शैली के अवतरण के साथ, जिसे ये जियाओ ने पहले भी अंजाम दिया था, उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा लगभग नष्ट हो गया था। पवित्र उंगली कला। चींटियों की रानी को खड़े होने और उस पर हमला करने की तैयारी करने का मौका दिए बिना ये जियाओ ने पवित्र उंगली कला का प्रदर्शन करते हुए उस पर हमला कर दिया। टक्कर के क्षण से पहले चींटियों की रानी ने बड़ी शिकायत के साथ ये जियो को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन ठीक इसी क्षण ये जियो की पवित्र उंगली कला सीधे उसके सिर में घुस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पाह पाह! ये शियाओ ने हौंफना शुरू कर दिया क्योंकि वह इस समय बहुत थक गया था। वह पैर मोड़कर बैठ गया और चींटी की रानी की लाश को निगल गया और अपनी साधना को मार्शल किंग दायरे के शीर्ष तीसरे चरण पर ले गया, अगले चरण में पहुंचने से केवल आधा कदम दूर। थोड़ी देर आराम करने के बाद ये जियाओ ने ड्रैगन की आधी खाई हुई लाश को देखा। उन्होंने लिटिल येलो को छोड़ दिया और कहा, लिटिल येलो, क्या ड्रैगन की यह लाश तुम्हारी जीवन शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी? मुझे रानी कहो। लिटिल येलो ने ये जियाओ पर नागभान सिकोड़ी और फिर अपना सिर घुमाकर ड्रैगन की लाश को देखने लगी। यह एक उड़ते हुए बाढ़ वाले ड्रैगन की लाश है। इसे मरे हुए 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। खून का कोई निशान नहीं बचा है और इसके शरीर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे समय के लायक हो। यहाँ तक कहने के बाद लिटिल येलो ने ये जियाओ को देखा और कहा, हालांकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी तरह से मेरी मदद कर सके, लेकिन इसकी पूरी लाश पहले से ही आप इंसानों के लिए एक खजाना है। आपको सोआरिंग फ्लड ड्रैगन की लाश ले लेनी चाहिए और हाँ, इसके शरीर से ड्रैगन मोती निकालना मत भूलना। जानवर कोर की तरह ड्रैगन मोती में ड्रैगन का सार और ऊर्जा होती है। आपको ड्रैगन मोती का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और उड़ते हुए बाढ़ वाले ड्रैगन की लाश से ड्रैगन मोती निकाल लिया और फिर उसकी लाश के साथ उसने सब कुछ अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित कर लिया। फिर उसने लिटिल येलो की ओर देखा और पूछा, लिट, मेरी रानी, क्या तुम्हें कोई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी या प्राकृतिक खजाना महसूस हो रहा है? लिटिल येलो ने जब उसकी बात सुनी तो उस पर नागभान सिकोड़ी, फिर जैसे कुछ महसूस कर रही हो, उसने कहा, यहाँ से लगभग 50 मील दूर दक्षिण दिशा में एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है, जिसकी रक्षा एक 6ठी श्रेणी के जादुई जानवर द्वारा की जा रही है। एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी जिसकी रक्षा एक ग्रेड 6 जादुई जानवर द्वारा की जा रही है। वह औषधीय जड़ी बूटी कम से कम ग्रेड 5 की औषधीय जड़ी बूटी होनी चाहिए।
ये जियाओ तुरंत उत्साहित हो गया क्योंकि उसने लिटिल येलो को स्वर्गीय मोती में वापस भेज दिया और गुफा से बाहर चला गया। युवा मास्टर निंग, मुझे यहाँ चींटी देखने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला और उस दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी के लिए दक्षिण दिशा में जाने वाला था जिसके बारे में लिटिल येलो ने उसे बताया था, उसने एक अत्यंत अभिमानी आवाज सुनी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और पाया कि गुफा से 20 मीटर दूर दो आकृतियां एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। उसकी आंखें सूरज की रोशनी की आदी नहीं थी क्योंकि उसने अंधेरी गुफा में बहुत समय बिताया था, इसलिए उसने उन्हें अभी नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे उसने एक बार बर्फ पर्वत के सामने देखा था। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? ये शियाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। हे चींटी, तुम तो युवा मास्टर निंग क्यू को भी नहीं जानते। पिछले युवक ने ये जियाओ को देखा और उस पर हंसा। इस समय निंग क्यू नामक युवक के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। अगले ही पल उसने उसे अच्छी तरह से छिपा लिया। यह आदमी मार्शल किंग दायरे के तीसरे चरण के शिखर पर है। इस समय ये जियाओ को भी एहसास हुआ कि निंग क्यू वास्तव में एक 5वें चरण मार्शल किंग दायरे मार्शल कलाकार था। जहां तक उस युवक का सवाल है जो निंग क्यू के गुर्गे की तरह व्यवहार कर रहा था, वह केवल एक चतुर्थ मार्शल किंग रियल मार्शल कलाकार था। उसके बाद उसने देखा कि वे दोनों जानबूझकर या अनजाने में उसके पीछे की गुफा की ओर देख रहे थे। इस समय ये जियाओ को भी एहसास हुआ कि उसके शरीर पर गंध संभवतः गुफा की दुर्गंध के समान थी। ये शियाओ ने जानबूझकर एक कदम आगे बढ़ाया और अपने और दो युवकों के बीच की दूरी कम कर दी। हल्की हवा बह रही थी। निंग की ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने हाथ से अपनी नाक ढक ली। उसके बगल में बैठे युवक ने ये शियाओ को ठंडे अंदाज में देखा। उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। निंग क्वी ने ये शियाओ के पीछे की गुफा को देखा और कहा, बेटे, लगता है तुम बहुत समय से उस गुफा के अंदर रह रहे हो, अन्यथा तुम इतनी तेज गंध से दूषित नहीं होते। ये शियाओ ने निंग क्वी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? निंग क्यू के बगल में खड़े आदमी ने ये जियाओ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं एक प्रथम श्रेणी के देश से हूं जिसे ब्लू स्टार देश के रूप में जाना जाता है और यह निंग परिवार का युवा मालिक है जो ब्लू स्टार देश के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। तो क्या तुम्हारी पहचान का मुझसे क्या लेना देना है? ये शियाओ ने दोनों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा। वह पहले से ही जानता था कि ये दोनों लोग क्या चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें युद्ध की अपनी लूट कैसे दे सकता है। अध्याय 184 जाल। निंग क्यू के बगल में बैठे युवक को उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ इतना सीधा सादा होगा। उसके दिल की गहराइयों से गुस्से का ज्वार उमड़ पड़ा। साथ ही उसके दिल में पहले से ही ये जियाओ को मार डालने का इरादा था। निंग क्यू को भी अपने साथी की ये शियाओ के प्रति हत्या की मंशा का पता लग गया था। क्योंकि उस युवक ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की, इसलिए कोई भी आसानी से बता सकता था कि इस समय उसके इरादे क्या थे। ये जियाओ ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन बाहर से उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह डर गया हो। तुम क्या करना चाहते हो? अब तुम्हें डर का मतलब पता चला। उसे डरी हुई छोटी बिल्ली की तरह व्यवहार करते देख युवक उस पर हंस पड़ा। उसने सोचा कि ये जियाओ वास्तव में डरा हुआ था। उन दोनों की साधना ये जियाओ की साधना से ऊपर थी। ये शियाओ के चेहरे पर डर गहरा गया। मैंने तुम लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, मुझे जाने दो। हाँ, तुम जाना चाहते हो अपने सपनों में। उस युवक ने एक बार फिर ये जियाओ पर व्यंग्य किया। इस समय निंग क्यू, जो कुछ देर से चुपचाप खड़ी थी, ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूँ। पहला, मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरा, मेरे साथ एक जगह चलो और हमारे लिए खोज करो। अपना चुनाव करो। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? ये शियाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मुझे ये बताओ कि तुम किस तरह की जगह जाने की योजना बना रहे हो और वहां क्या है। बहुत ज्यादा जानना अच्छी बात नहीं है, निंग क्यू ने ठंडे स्वर में कहा। जाहिर है उसका इरादा ये जियाओ को ज्यादा जानकारी देने का नहीं था। पहले वह बस ये जियाओ से इस बदबूदार गुफा से जो कुछ मिला था उसे लूटना चाहता था, लेकिन एक जगह के बारे में सोचने के बाद जो उसे भाग्य से मिली थी, उसने ये जियाओ को लूटने का विचार छोड़ दिया और ये जियाओ को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये जियाओ ने ऐसा अभिनय करने की योजना बनाई जैसे कि वह उन दोनों से डर गया हो, लेकिन वास्तव में ऐसा अभिनय करने के पीछे भी उसका एक मकसद था। वह अभी लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वह पहले ही उन चींटियों से काफी लड़ चुका था। उसने सोचा कि देखना चाहिए कि ये दोनों क्या कर रहे हैं और उसके बाद ही वह तय करेगा कि उनके साथ क्या करना है। अंततः उनके दबाव में ये शियाओ धीरे धीरे उनके साथ चलने लगा।
जल्द ही वे एक बड़े पहाड़ पर एक और गुफा के सामने पहुंच गए। वे सभी उस गुफा में घुस गए। गुफा से बर्फ की तरह ठंडक का आभास मिलता था। ये बर्फ की एक चमकदार और पारदर्शी परत से घिरा हुआ था। बाहर से आने वाली धूप गुफा में हल्की सी परावर्तित हो रही थी, जिससे एक हल्की रोशनी निकल रही थी। करीब 300 मीटर चलने के बाद अचानक गुफा का सामने का हिस्सा खुल गया। यह एक बहुत बड़ी गुफा थी और इसके ऊपर बर्फ की एक पतली परत थी। बीच बीच में एक काली परछाई उड़ती हुई दिखाई देती थी। आगे बढ़ो और देखो कि क्या तुम्हें यहाँ किसी तरह का जाल मिलता है। इस समय निंग क्यू ने एक बार फिर कहा। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और गुफा में और अंदर चला गया। वह इसलिए अंदर नहीं गया क्योंकि निंग क्यू ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे इस जगह के बारे में जानने की उत्सुकता थी। अंदर कुछ भी नहीं है। ये जियाओ एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के बाद वापस आया और कहा, असंभव। हमारी पिछली जांच के अनुसार इस जगह पर किसी प्रकार का जाल होना चाहिए। बगल में बैठे युवक की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर अनिच्छा की झलक दिखाई दी। निंग क्वी और युवक दोनों अंदर गए, चारों ओर देखा और वास्तव में उन्हें कोई तंत्र दिखाई नहीं दिया। लगता है इस गुफा में वाकई कोई जाल नहीं है। हम बहुत ज्यादा सोच रहे थे, निंग क्वी ने धीमी आवाज में कहा। उसके बगल में बैठे युवक ने सिर हिलाकर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि अंदर कोई जाल नहीं है, इसलिए इस बच्चे को यहां रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसा कहकर उसने अचानक निंग क्वी की ओर देखा और बड़े कदमों से उसकी ओर चला गया। बेटे, तुम्हें आभारी होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे डुआन जुंडी के हाथों मरने वाले हो। मरना। डुआन जुंडी ने ये जियाओ पर मुक्का मारा। आह! उसके बाद पूरी गुफा में एक करुण चीख गूंज उठी। पहले तो निंग क्यू को लगा कि यही ये शियाओ है जो दर्द से चीख रही है, लेकिन फिर उसे कुछ गड़बड़ लगी। ये ध्वनि डुआन जुंडी की लग रही थी। ये सोचकर उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। डुआन जुंडी जमीन पर आधा घुटने टेके हुए था। उसका दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ को कसकर पकड़े हुए था। खून बह रहा था। उसका पूरा बायां हाथ काट दिया गया था और बर्फीली जमीन पर लाल खून विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। उसी समय ये जियाओ ने एक बड़ा भाला उठाया जिससे एक अजीब आभा निकल रही थी। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। वह भाला दे दो और अपनी एक भुजा तोड़ दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। जब निंग क्वी ने ये शियाओ के हाथ में समुद्री ड्रैगन भाला देखा तो उसके दिल में तुरंत लालच आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी बात सुनेगा? ये जियाओ ने निंग क्वी को देखा और ठंडे स्वर में पूछा। ये भाला तुम्हें दे दूं? क्या मजाक है? ये समुद्री ड्रैगन भाला है, एक ऐसा हथियार जो रहस्यमय श्रेणी के हथियारों से बढ़कर है। अगर तुम में क्षमता है तो आओ और इसे खुद ले लो। आओ, ये जियाओ ने हंसते हुए कहा। रहस्यमय श्रेणी के हथियारों से परे? असंभव। जब निंग क्वी और डुआन जुंडी दोनों ने ये जियाओ को सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ये जियाओ झूठ बोल रहा है। हालांकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, फिर भी निंग क्वी ने तुरंत निर्णय लिया कि वह ये शियाओ को मार देगा और उसका भाला अपने पास ले लेगा। टाइगर स्प्लिटिंग। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इससे पहले कि निंग क्वी हमला कर पाती, जमीन बेतहाशा हिलने लगी। अचानक बर्फ की दीवारों से सफेद कोहरा चारों दिशाओं में उड़ने लगा। ये शियाओ और बाकी दो लोग ये दृश्य देखकर अचंभित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां सचमुच कोई जाल था और हमने किसी तरह उस जाल को सक्रिय कर दिया हो? निंग क्वी ने ये जियाओ को देखा, फिर उसने सफेद कोहरे को देखा और कहा। अध्याय 185 भूमिगत गुफा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अचानक बर्फीली जमीन और अधिक तीव्रता से हिलने लगी। अच्छा नहीं, ये जगह ढहने वाली है। जल्दी से पीछे हटो। निंग क्वी ने जल्दी से डुआन जुंडी पर चिल्लाया और गुफा के बाहर की ओर भाग गया। टकराना। बर्फ की जमीन टूट गई। अब जाकर सबको एहसास हुआ कि बर्फ की जमीन के नीचे एक और दुनिया है। यह एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा था जिसका तल देखना असंभव था। उनके सिर के ऊपर की बर्फ भी एक के बाद एक टूटकर नीचे गिरने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे बर्फ की गुफा में दब गए। ये बहुत बड़ा हंगामा था। बर्फीली गुफा के 1000 मीटर के भीतर जो भी प्रतिभाशाली लोग कुछ अवसर तलाश रहे थे, उन्हें यह मिल गया था। वे सभी इस दिशा में दौड़ पड़े। उनमें से एक हाओ परिवार के युवा स्वामी, ये जियाओ का पुराना परिचित हाओ यू था। यह कोई साधारण भूस्खलन नहीं है। मैं पहले भी उस जगह पर गया हूं, लेकिन मुझे हाई ग्रेड अर्थ रैंक साधना तकनीक के अलावा कुछ नहीं मिला। ये बस एक बर्फ की गुफा है।
क्या ऐसा हो सकता है कि बर्फ की गुफा में कोई रहस्य छिपा हो और उसे किसी ने खोज लिया हो? यदि वास्तव में ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वहां मुझे जो साधना तकनीक मिली थी वह केवल मनोरंजन के लिए थी, असली खजाना तो कहीं और छिपा हुआ था। ये सोचते ही हाओ यू की उड़ान की गति और भी तेज हो गई। वह लगभग तुरंत ही वहां पहुंच गया। यहाँ लड़ाई के निशान हैं। हाओ यू ने जांच करने के बाद फैसला किया कि वह इस जगह को खोदकर देखना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। इस समय अधिक से अधिक लोग आ गए। हाओ यू ने अपने दिल में उपहास किया और उन्हें अपने साथ खुदाई करने से नहीं रोका। आह, मेरा पैर! डुआन जुंडी बुरी तरह चिल्लाया। उसके बाएं पैर पर 500 किलोग्राम से ज्यादा वजन का बर्फ का टुकड़ा था। कुछ दूरी पर ये शियाओ बर्फ के ढेर से रेंगता हुआ बाहर आया। इस बार वह दर्जनों मीटर ऊंची बर्फ से टकराया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसने एक जेड लोट्स निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने डुआन जुंडी को उपहासपूर्वक देखा। निंग क्यू ने अपना सिर हिलाया और तुरंत डुआन जुंडी के पास गया। उसने बर्फ के टुकड़े को मुक्का मारकर टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या आप ठीक हो? जल्दी करो और मुझे उपचार की दवा दो। और मेरे हाथ भी हैं। भाई निंग, कृपया मुझे इसे खोजने में मदद करें। मैं इसे जोड़ना चाहता हूं। धत्तेरी की! डुआन जुंडी गुस्से से दहाड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसे खोजने में मदद करूंगा। निंग क्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? ये शियाओ अपने चरम पर पहुंच गया था। उसने अपने शरीर पर बर्फ को थपथपाया और निंग क्यू और डुआन जुंडी की ओर चल पड़ा। डुआन जुंडी जब शाप देने ही वाला था, तभी निंग क्वी ने उसे रोका और कहा, डुआन जुंडी, हम नहीं जानते कि हम अभी कहाँ हैं। क्यों न हम अपने दुश्मनों को दोस्त बना लें और यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजें। इस समय इस बदमाश से लड़ना उचित नहीं है। हमें पहले यहाँ की स्थिति देखनी चाहिए। जब डुआन जुंडी ने निंग क्यू को सुना तो उसने कुछ देर सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। निंग क्वी ने ये जियाओ को देखा और कहा, ब्रा हम सुनो बेटे, चूंकि हमारे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है तो क्यों न हम यहां से निकलने तक इंतजार करें। हालांकि डुआन जुंडी पहले ही निंग क्यू के सुझाव से सहमत हो गया था, लेकिन निंग क्यू ने ये जियाओ से मुस्कुराते हुए जो कहा उसे सुनकर उसका दिल गुस्से से भर गया। गहरी नफरत न होने से उनका क्या मतलब था? यहां तक कि उसका एक हाथ भी तोड़ दिया गया। क्या ये गहरी नफरत नहीं है? वह अभी भड़कने ही वाला था कि उसने देखा कि निंग क्यू उसे घूर रही है। उसने जल्दी से खुद को रोका और अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। इस समय निंग क्यू ने भी डुआन जुंडी की बांह पकड़ी और उसे अपने आलिंगन में ले लिया। फिर उसने अपनी निगाह से इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, अभी सहन करो। ये बहुत दर्दनाक है। मैं इसे जोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। एक ही वाक्य के दो अर्थ थे। ये देखकर डुआन जुंडी ने नाक भान सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। इसके बाद निंग क्यू ने मरहम की एक बोतल निकाली और जल्दी से डुआन जुंडी की बांह को वापस जोड़ दिया। बस इतना था कि वह कुछ समय के लिए उसे छू नहीं सकता था। उसे अपनी मूल स्थिति में आने से पहले कुछ महीनों तक ठीक होना पड़ा। ठीक है, चूंकि अभी स्थिति वास्तव में ठीक नहीं है, इसलिए मैं अस्थायी रूप से उनके कुत्तों की जान बख्श दूंगा। ये जियाओ समझ गया कि निंग क्यू और डुआन जुंडी जानबूझकर एक उच्छृंखल युवा स्वामी होने का नाटक कर रहे थे और लापरवाही से बात कर रहे थे। निश्चित रूप से जब निंग क्यू ने ये जियाओ की बात सुनी तो उसने तुरंत अपनी मुठ्ठियां कस ली, जबकि डुआन जुंडी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। जहां तक कुत्ते के जीवन शब्द का सवाल है तो उन्होंने इसे फिलहाल छान लिया था। उन्होंने अपने दिल में केवल ये कसम खाई थी कि जब तक वे इस जगह को छोड़ेंगे, वे निश्चित रूप से ये जियाओ को मार देंगे। उन सभी ने चारों ओर देखा और पाया कि वे जिस स्थान पर थे वह एक विशाल भूमिगत महल के प्रवेश द्वार जैसा था। जमीन से हल्की बैंगनी रोशनी निकल रही थी। अगर बैंगनी रोशनी न होती तो वे इस अंधेरी जगह में एक दूसरे को नहीं देख पाते। ये जगह शायद बर्फ की गुफा का असली चेहरा है। ये बस इस समय किसी तरह खुल गई। निंग क्वी ने आसपास का निरीक्षण करते हुए कहा। ये कहते हुए उसने चुपके से ये जियाओ की ओर भी देखा। जब उसने समुद्री ड्रैगन भाले के बारे में सोचा तो निंग क्यू की आंखों में एक अगोचर ठंडक चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसने मुस्कुराते हुए ये शियाओ से कहा, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों न हम इस भूमिगत महल के अंदर क्या है इस पर एक नजर डालें। क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारा तोप का चारा बन जाऊं? ये शियाओ ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं।
अगर तुम डरी हुई हो तो तुम बाहर इंतजार कर सकती हो। निंग क्वी ने तुरंत मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 186 उत्तराधिकार। बिल्कुल नहीं। अगर तुम डरी हुई हो तो तुम बाहर इंतजार कर सकती हो। निंग क्वी ने तुरंत मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहने के बाद उसने चुपके से डुआन जुंडी की ओर आंख मारी और कहा, चलो अंदर चलते हैं। डुआन जुंडी ने निंग क्वी का संकेत देखते ही तुरंत अपना सिर हिलाया और बड़े कदमों से भूमिगत महल की ओर चल पड़ा। निंग क्यू उसके पीछे पीछे आया। जब वह ये जियाओ के पास से गुजरा तो उसने जानबूझकर ये जियाओ को घूर कर देखा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ये जियाओ ने इस पल मुस्कुराते हुए कहा। बेशक उसने निंग क्यू को डुआन जुंडी को आंख मारते हुए भी देखा था। उसकी दिव्य भावना से इन दोनों का इतना सरल कार्य उसकी दिव्य भावना से कैसे छिपा रह सकता था। निंग क्यू और डुआन जुंडी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस ये जियाओ की तरफ सिर हिलाया और चलते रहे। भूमिगत गुफा में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि भूमिगत गुफा में सड़कें सभी दिशाओं में जुड़ी हुई थीं। जब वे सड़क के पहले दोराहे पर पहुंचे तो किसी को नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। क्यों न हम अलग हो जाएं? ये जियाओ ने इस समय सुझाव दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि इस अज्ञात स्थान की खोज अकेले ही करना उसके लिए सबसे अच्छा होगा। वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अगर वह वास्तव में निंग्क्यू और डुआन जुंडी के साथ इस जगह की खोज करता तो इसका मतलब हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का उच्च जोखिम होता। मैं सहमत हूं। निंग क्वी ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसने भी ये जियाओ की तरह ही सोचा था और वह हर बार उच्च जोखिम में नहीं रहना चाहता था। जब ये सब तय हो गया तो ये जियाओ ने एक यादृच्छिक रास्ता चुना और चला गया। जल्द ही उसका स्वरूप निंग्क्यू और डुआन जुंडी की नजरों से ओझल हो गया। निंग्क्यू चुपचाप खड़ा रहा और ये जियाओ को सुरंग में गायब होते देखा। वह और डुआन जुंडी अलग रास्ते पर जाने का इरादा नहीं रखते थे। वह अंदर चला गया। चलो उसका पीछा करते हैं, निंग क्वी ने कहा और ये जियाओ का पीछा करना शुरू कर दिया। युवा मास्टर निंग, हम उस बदमाश का पीछा क्यों कर रहे हैं? डुआन जुंडी समझ नहीं पाया कि निंग क्यू ये जियाओ का पीछा क्यों कर रहा था, इसलिए उसने असमंजस में पूछा। क्या तुम भूल गए हो कि हम उसे भूमिगत गुफा में क्यों अपने पीछे लाना चाहते थे? बहुत संभव है कि यहाँ कोई खतरा हो। हम इस अवसर का उपयोग एक तीर से दो पक्षियों को मारने के लिए कर सकते हैं। न केवल हम ये पता लगा सकते हैं कि यह रास्ता कहाँ जाता है, अगर कोई जाल है, बल्कि वह बदमाश भी उस जाल का सामना करेगा, जबकि हम उससे छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, निंग क्वी ने धीरे से समझाया। युवा मास्टर निंग अभी भी यहाँ सबसे चतुर है। डुआन जुंडी ने अपना सिर हिलाया और उत्साह से कहा। ये शियाओ बहुत दूर नहीं गया। कई रास्तों से गुजरने के बाद वह आखिरकार बैंगनी क्रिस्टल से ढके एक महल में दिखाई दिया। कोमल बैंगनी रोशनी धीरे धीरे उनके चेहरों पर पड़ रही थी। उसके सामने क्रिस्टल से बनी एक शूरवीर की विशाल मूर्ति थी जो आकाश की ओर अपनी तलवार लहरा रहा था। ये जियाओ को पहले तो झटका लगा। उसने कई बार उसका आकार मापा। उसने इधर उधर देखा और शूरवीर के पैर के पास एक बड़ा कागज का टुकड़ा मुड़ा हुआ पाया। ये शियाओ ने कागज के उस टुकड़े को उठाया और उसे खोला तो उसने कागज पर एक शूरवीर का चित्र देखा जो उसके सामने खड़े क्रिस्टल शूरवीर के समान था। उस कागज के टुकड़े पर कुछ और भी लिखा था। उसे पढ़कर ये शियाओ बहुत खुश हुआ। वह शूरवीर के सामने चला गया और उसके पैरों पर पैर रखकर बैठ गया। जैसे ही वह शूरवीर के पैरों पर पैर रखकर बैठा, उसने देखा कि क्रिस्टल शूरवीर के शरीर में अचानक हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक फैल गई। इसके तुरंत बाद एक हल्की नीली रोशनी उठी और तेजी से ये जियाओ के शरीर को छू गई। सच्चे शूरवीर जिया वुफेंग की विरासत। ये शियाओ ने उत्साह से बड़बड़ाया जब उसने नीली रोशनी को अपने ऊपर आते देखा। इस समय उसने निंग क्यू और डुआन जुंडी को एक के बाद एक प्रवेश करते देखा। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने तुरंत एक भयंकर दहाड़ लगाए और ये जियाओ पर हमला कर दिया। उसे मार डालो, उसे विरासत हासिल न करने दो, निंग क्यू जोर से चिल्लाए और ये शियाओ की ओर भागी। परिवर्तन बहुत जल्दी हुआ। उसी समय हाओ यू और अन्य लोगों ने फटे हुए बर्फ के पहाड़ में एक बड़ा गड्ढा खोदा। हाओ यू सबसे पहले कूद पड़ा। जब उसने भूमिगत महल से निकलती हल्की बैंगनी रोशनी देखी तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। वह जल्दी से भूमिगत महल में घुस गया। छेद के पास खड़े बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। एक दूसरे को देखते समय वे झिझक रहे थे। बहुत संभावना है कि कोई खजाना खोदकर निकाला गया हो। अगर हम उसे पाने में असमर्थ भी हों तो भी हम जाकर उसे देख सकते हैं।
अगर हम भाग्यशाली हैं और कुछ पा लेते हैं तो हम उसे अर्जित कर सकेंगे। ये सही है, हमें यह अवसर बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो चलें। सबने एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया और अंत में किसी ने हिम्मत करके भूमिगत गुफा में छलांग लगा दी। किसी ने नेतृत्व किया। उनके पीछे के लोगों में अधिक साहस था। एक के बाद एक वे गुफा में प्रवेश कर गए। जब उन्होंने भूमिगत महल को देखा तो उनके चेहरों पर आनंद के भाव दिखाई दिए और वे भूमिगत महल की ओर बढ़ चले। वापस जाओ और युवा मिस यून जियानर को रिपोर्ट करो। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। जो अभी गुफा में आया है वह हाओ परिवार का युवा स्वामी हाओ यू है। हम उसके सामने कुछ नहीं हैं। ये सबसे अच्छा होगा यदि युवा मिस यून जियानर व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए। जल्दी करो और जाओ। गुफा के प्रवेश द्वार के पास 3 और युवक खड़े थे। इस दल के नेता ने अपने पास खड़े एक अधीनस्थ से कहा। हाँ। उसके अधीनस्थों ने सिर हिलाया और तेजी से हवा में उड़ गए। चलो नीचे जाकर देखते हैं, लेकिन जब तक बहुत जरूरी न हो कुछ मत करना। नेता ने दूसरे अधीनस्थ की ओर देखा और यह वाक्य कहते हुए भूमिगत गुफा में कूद गया। अध्याय 187 हाओ यू का आगमन। निंग क्यू और डुआन जुंडी तुरंत क्रिस्टल नाइट के सामने पहुंचे और ये जियाओ पर झपट पड़े। उनकी आंखों में लालच के निशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने हथियार लहराए और ये जियाओ पर हमला कर दिया। इस समय ये जियाओ सच्चे शूरवीर जियावुफैन की विरासत प्राप्त करने के बीच में था और इस वजह से वह निंगक्यू और डुआन जुंडी पर पलटवार करने या उन्हें रोकने में असमर्थ था। वह असहाय होकर निंगक्यूई और डुआन जुंडी को उस पर झपटते हुए देखता रहा। हालांकि जैसे ही उनका हमला ये जियाओ को छूने वाला था, एक जबरदस्त प्रतिक्रिया ने उनके शरीर को झकझोर दिया। निंगक्यू और डुआन जुंडी दोनों ने एक दयनीय चीख मारी और पीछे की ओर उड़ गए। कुछ देर बाद वे दोनों रेंगते हुए ऊपर आ गए। डुआन जुंडी ने निंगक्यू को देखा और पूछा, क्या हुआ? उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे डुआन जुंडी यह बताने में असमर्थ था कि उस समय उसे क्या महसूस हुआ जब उसका हमला ये जियाओ पर होने वाला था। मुझे पता है कि हमारे साथ पहले क्या हुआ था। निंग क्वी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या हुआ? डुआन जुंडी ने प्रश्नवाचक निगाहों से निंग क्वी को देखा। वह वर्तमान में कुछ विरासत प्राप्त कर रहा है और यहाँ कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो किसी को भी विरासत प्राप्त करने के बीच में उत्तराधिकारी पर हमला करने से रोकते हैं। पहले हमारी यही हरकत थी जिसके कारण प्रतिबंध लागू हुआ था और हमें इसका प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ा था। निंग क्वी ने स्थिति को देखने के बाद जो कुछ समझा वह सब समझाया। तो यह ऐसा ही है। डुआन जुंडी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर जैसे कि उसे कुछ एहसास हुआ, उसने ये जियाओ को देखा और पूछा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह बदमाश सुरक्षित है और विरासत भी उसे ही मिलेगी? हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। खैर, यह भूमिगत गुफा काफी बड़ी है और यह गुफा का अंत होने से बहुत दूर है। चलो और भी गहराई में चलते हैं। निंग क्यू ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा। डुआन जुंडी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि कोई अंदर आ गया है। इसके अलावा उस व्यक्ति की आभा बहुत मजबूत थी। यहां तक कि एक अजीब तरह का परिचय भी था। हा, निश्चित रूप से इस जगह में एक रहस्य है। हाओ यू ने जब क्रिस्टल नाइट के शरीर पर अजीबोगरीब घटना देखी तो वह हंस पड़ा। फिर उसने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। जब उसने ये जियाओ को देखा तो वह स्पष्ट रूप से चौंक गया। यह आप है। जब उसने ये जियाओ को देखा तो उसके दिल की गहराई से तुरंत गुस्सा फूट पड़ा। इस समय उसने ये जियाओ को विरासत प्राप्त करते हुए भी देखा। हाओ यू के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। फिर उसकी हंसी धीरे धीरे तेज होती गई, मानो वह पागल हो गया हो। हा, बदमाश, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतनी जल्दी फिर मिलूंगा। आज मैं तुम्हें 10 गुना नहीं 100 गुना अपमान का बदला दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कौन नहीं करना जानता। मैं यहीं बैठा रहूंगा। अगर तुम में क्षमता है तो आओ और मुझे पकड़ लो। ये जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है वही ये भी समझ गया था कि निंग क्यू और डुआन जुंडी उसे क्यों नहीं छू पाए और इसके बजाय वे ही घायल हो गए। वह पहले से ही प्राचीन संरचना देवता की यादों में विलीन हो चुका था और यहाँ लगाए गए प्रतिबंधों को आसानी से देख पा रहा था। इस समय वह स्पष्ट रूप से इस प्रतिबंध के कारण हाओ यू द्वारा उस पर हमला करने से नहीं डर रहा था। हाओ यू ने भौहें सिकुड़ी और चारों ओर देखा और कहा, 2 मार्शल राजा और दोनों घायल हैं। क्या ये हो सकता है कि इस बदमाश ने ऐसा किया हो? इस समय उसने पाया कि ये जियाओ की साधना का आधार पहले से ही मार्शल किंग दायरे के शिखर तीसरे चरण पर था। उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी।
पिछली बार जब उसने ये जियाओ को देखा था तो उसे नहीं पता था कि ये जियाओ की साधना किस तरह की थी। हालांकि ये जियाओ की साधना मार्शल किंग दायरे के तीसरे चरण के शिखर पर थी, फिर भी वह उससे डरता नहीं था। उसे और भी ज्यादा उत्सुकता इस बात से हुई कि निंगक्यू और डुआन जुंडी दोनों की साधना ये जियाओ से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इस समय वे बहुत बुरी तरह से घायल थे। हाओ यू स्वाभाविक रूप से संदिग्ध था। ये देखकर कि ये जियाओ आत्मविश्वास से भरा था, उसके पीछे क्रिस्टल नाइट और निंगक्यू और डुआन जुंडी जो घायल थे ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। कुछ समय बाद वह रुक नहीं सका और ये जियाओ की ओर दौड़ा। ये शियाओ के चेहरे पर अफसोस की लकीरें उभर आईं। अगर वह अभी विरासत प्राप्त करने की प्रक्रिया में न होता तो वह हाओ यू को यही मार सकता था। हाओ यू के शरीर से एक हल्का लाल कोहरा तुरंत बाहर निकला और ये जियाओ की ओर बढ़ गया। यह कोहरा ऐसा लग रहा था मानो यह वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित हो। यह अतुलनीय रूप से तीखा था और एक पल में किसी का गला काट सकता था। वह ये शियाओ को मारने से पहले उसके चेहरे पर डर देखना चाहता था, लेकिन इस समय उसे उसके चेहरे पर डर का एक निशान भी नहीं दिखाई दिया। इसके बजाय उसने उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान देखी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिबंध एक बार फिर सक्रिय हो गया। उसके शरीर पर एक जबरदस्त प्रहार हुआ, ठीक वैसे ही जैसे निंगक्यू और डुआन जुंडी के साथ हुआ था, लेकिन इस बार यह पहले से भी ज्यादा भयंकर था। आर्ग! हाओ यू ने एक दयनीय चीख मारी और वह पीछे की ओर उड़ गई तथा उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। क्यों न हम इस अवसर का लाभ उठाएं और भी गहराई में जाएं। यदि और लोग नीचे आ गए तो यहां से खजाने प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। अपने सामने की स्थिति को देखते हुए डुआन जुंडी ने निंगक्वी से कहा। निंगक्वी ने ये जियाओ की ओर देखा और जब उसके समुद्री ड्रैगन भाले के बारे में सोचा, जो शायद एक ऐसा हथियार है जो रहस्यमय रैंक के हथियारों को पार कर गया है, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। शांत होने के बाद और हाओ यू को देखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो चलें। निंगक्यू और डुआन जुंडी दोनों ही कुछ अवसरों की तलाश में अंदर चले गए। जाने से पहले निंगक्यू ने एक बार फिर ये जियाओ की तरफ देखा और अनिच्छा से वहां से चली गई। इसी समय लोगों का एक और बड़ा समूह वहां आ पहुंचा। जल्दी देखो, एक विशाल क्रिस्टल मूर्ति। देखो, किसी को विरासत मिल रही है। हालांकि उन्होंने हाओ यू को भी देखा था, लेकिन लालच ने उन्हें पागल कर दिया था। कोई पहले से ही ये जियाओ की ओर दौड़ा था। हाओ यू के मुंह के कोने में एक ठंडी मुस्कान आ गई जब उसने सोचा, मैं भी उसे छूने में असमर्थ था। तुम लोगों की तो बात ही छोड़ो, देखते हैं तुम लोगों का क्या होता है। यकीनन जैसे ही उनके हाथ ये शियाओ को छूने वाले थे, उन्होंने एक दयनीय चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे उन्हें तोप का गोला लगा हो और वे पीछे की ओर उड़ गए हों। फिर भी देर से आने वाले लोग अभी भी मौज मस्ती कर रहे थे। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के गिर जाने के बाद ही वे शांत हुए। जितनी देर तक वे लड़ते रहे, हाओ यू उतना ही हैरान होता गया। ये प्रतिबंध उससे भी ज्यादा भयानक लग रहा था जितना उसने सोचा था। कुछ समय बाद किसी ने भी ये जियाओ के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इस समय बाकी लोग पहले की तरह पागल नहीं थे। वे शांत हो गए और अपने परिचित लोगों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने दूसरों को देखा और मुख्य रूप से सतर्कता से देखा। वह व्यक्ति कौन है? वह वास्तव में विरासत प्राप्त कर रहा है और यहाँ प्रतिबंध के कारण कोई भी उसे छू नहीं सकता है, किसी ने पूछा। इसी समय लोगों का एक और समूह भूमिगत महल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। लोगों के इस समूह का नेतृत्व एक युवा महिला कर रही थी। यह महिला युन जियानर थी। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां ये जियाओ को विरासत मिल रही थी, क्योंकि यहां तक पहुंचने वाला रास्ता ही एक चमकदार रोशनी से चमक रहा था। इस समय जैसे कि ये जियाओ को कुछ महसूस हुआ, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहर मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया। ये वही आदमी है। युन जियानर की नजर अचानक ये जियाओ पर पड़ी। उसने हाओ यू को भी देखा जो पहले से ही घायल थी। हाओ यू की हालत देखकर वह चौंक गई। फिर उसने अपने अधीनस्थों से सुना जो पहले भूमिगत गुफा में प्रवेश कर चुके थे कि पहले क्या हुआ था। जब उसने ये सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गई और एक बार फिर ये जियाओ की ओर देखा जो अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठा था। चल दर। उसने यहाँ रुकने और ये जियाओ को विरासत प्राप्त करते हुए देखने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वह अन्य खजानों की खोज के लिए अपने अधीनस्थों के साथ अंदर चली गई। उसके जाने के कुछ समय बाद ही हाओ यू भी दांत पीसते हुए चला गया और उसके पीछे पीछे अन्य लोग भी चले गए। अब ये जियाओ अकेला था जो सच्चे शूरवीर जिया वुफेन की विरासत प्राप्त कर रहा था।
इससे पहले कागज के टुकड़े में उसने पढ़ा था कि सच्चे शूरवीर जिया वुफेंग की विरासत कैसे प्राप्त की जाए और जिया वुफेंग कौन था। जिया वुफेंग एक विशेषज्ञ था जो एक बार अमर बनने के लिए कदम उठा चुका था, लेकिन भाग्य उसके पक्ष में नहीं था कि वह सच्चा अमर बन सके। मनुष्यों और राक्षसों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गया और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अध्याय 188 5 रहस्यमय हथियार। अपनी मृत्यु से पहले सच्चे शूरवीर जिया वुफेंग ने अपनी विरासत एक गुप्त स्थान पर छोड़ दी और अपने सभी खजाने भी उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दिए। कुछ समय बाद ये जियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली और प्रकाश की दो किरणें उसकी आंखों के सामने से गुजरी। उसके चारों ओर चमकती बैंगनी रोशनी भी उसी क्षण गायब हो गई। कितनी अफसोस की बात है। ये जियाओ को दया आ गई, क्योंकि उसे विरासत में एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक साधना तकनीक और एक तलवार तकनीक मिली थी। वह इसी कारण से दया से भर गया। उसके पास पहले से ही 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक थी, इसलिए वह विरासत में मिली तकनीक की साधना नहीं कर सकता था। जहां तक तलवार चलाने की तकनीक का सवाल है, वह तलवार चलाने वाला नहीं था, इसलिए यह उसके लिए बेकार जाने वाली थी। लिन हाओ और झाओ युफे दोनों ही तलवार को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं ये तकनीक उन दोनों को सिखाऊंगा। चिंता मत करो वरिष्ठ, आपकी साधना और तलवार की तकनीक खो नहीं जाएगी। ये निश्चित रूप से मेरे दोनों दोस्तों के हाथों में चमकेगी। ये शियाओ ने क्रिस्टल की मूर्ति को देखा और गहरी आवाज में कहा। फिर उसने क्रिस्टल की मूर्ति को प्रणाम किया और गुफा में और अंदर चला गया। उस कागज में और विरासत में मिली चीजों के अनुसार यहां छोड़ा गया खजाना केवल उस व्यक्ति के लिए है जिसे विरासत मिली है। उसे विरासत मिली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ के खजाने उसके थे, लेकिन वह ये भी जानता था कि सभी लोग खजाने की खोज में पहले से ही गहराई में चले गए हैं। यदि वह तेज नहीं होगा तो सारे खजाने दूसरों को मिल जाएंगे। देखो वहां। कुछ देर बाद जब वह गहरे में पहुंचा तो उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर ये जियाओ ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि एक युवक किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था और उसके बगल में 10 या उससे अधिक अन्य युवा प्रतिभाशाली लोग थे। ये जियाओ सहित सभी ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर उस युवक ने इशारा किया था और हॉल के सामने प्रकाश की 5 गेंदें तैरती देखी। प्रकाश के क्षेत्र में सभी प्रकार के ब्लेड, तलवारें, भाले और हालबट थे। सभी लोग इन 5 प्रकाश गेंदों को देखकर चौंक गए। वे बता सकते थे कि ये सभी हथियार असाधारण आध्यात्मिक उपकरण थे। ये कम से कम मध्यम श्रेणी का रहस्यमय हथियार या उससे ऊपर का है। वे सभी, जिनमें वह युवक भी शामिल था जिसने सबको देखने के लिए उस दिशा में अपनी उंगली दिखाई थी, अपने सूखे होठों को चाटते हुए, ऊपर लगे ब्लेड को देखते हुए, उनकी आंखें जुनून से धधक रही थीं। इस स्तर का रहस्यमय हथियार ऐसी चीज थी जिसे मार्शल पूर्वज और उससे ऊपर का कोई भी साधक चाह सकता था। अगर वे भी ऐसे खजानों की लालसा रखते हैं तो इस समय यहां मौजूद लोगों की तो बात ही छोड़िए, उनके लिए तो ऐसा हथियार घातक आकर्षण था। अनगिनत लालची निगाहें लगातार हथियारों पर घूम रही थीं। जैसे ही हर किसी ने इन हथियारों को देखा, उनका खून खौल उठा और वे उन्माद में आ गए। छीन लो। इस समय यह अज्ञात था कि यह किसने कहा, लेकिन हर कोई तुरंत उड़ गया और 5 रहस्यमय हथियारों की ओर झपटा। एक पल के लिए दृश्य बेहद अराजक हो गया। यद्यपि उन्होंने पहले भी सभी प्रकार के नियम बताए थे, किंतु इस स्तर के खजाने के सामने आने पर वे सब उन्हें भूल गए थे और केवल यही सोच रहे थे कि उन्हें कैसे छीना जाए। ये लोग वास्तव में। हालांकि ये जियाओ को ऐसा होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा अराजक दृश्य देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस समय 5 और लोग यहां दिखाई दिए। उनमें से एक का नाम लियू चोंग था जो इस समूह का नेता था और वह प्रथम श्रेणी के देश के एक प्रभावशाली परिवार से था। हमें ये 5 हथियार चाहिए। जो लोग मौत से नहीं डरते, वे आकर इन्हें ले लें। लियू चोंग ने एक बेहद दबंग ठंडी सिसकारी भरी आवाज निकाली और तुरंत हथियार का स्थान बता दिया। बाकी 4 लोगों ने भी मौन सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने एक एक करके उसे आपस में बांटने का फैसला किया। बाकी लोगों की बात करें तो वे उन्हें सिर्फ तोप का चारा समझते थे और उन्हें अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखते थे। अगर ऐसा पहले होता तो वे अभी भी इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहते। ये शियाओ ने कुछ नहीं कहा। वह बस इन लोगों को देख रहा था। उसके हाथ में पहले से ही एक शीर्ष श्रेणी का अमर हथियार था, इसलिए उसे इन हथियारों की जरूरत नहीं थी। जब लियू चोंग ने यह कहा तो पूरा प्रतियोगिता मैदान शांत हो गया। ये स्पष्ट था कि उन 5 की धमक अभी भी बहुत भयावह थी। आखिरकार ये 5 लोग प्रथम श्रेणी के देश से आए थे जबकि वे दूसरे दर्जे के देश के थे। उनकी ताकत में भी बहुत अंतर था।
ये पांचों युवक अत्यंत बलवान तथा गहन साधना वाले थे। यह नहीं चलेगा। अगर हम आप सबको इसे लेने दें तो क्या हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे? काफी देर बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने दिल के लालच को दबा पाने में असमर्थ होकर बाहर की ओर भागा। यह मेरा है। हाँ हाँ। वह उत्साह से एक रहस्यमयी रैंक की तलवार के सामने की ओर बढ़ा तथा पीछे हटने से पहले उसे पकड़ना चाहता था। हालांकि लियू चोंग, जो बगल में था, के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसने उसे जरा सा भी मौका नहीं दिया और चौथे चरण के मार्शल किंग दायरे की बढ़ती हुई आत्मा ऊर्जा विस्फोटक रूप से बाहर निकल गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने देखा कि वास्तव में ऐसे लोग थे जो मौत से नहीं डरते थे और उनकी धमकियों से भी नहीं डरते थे। वे ऊपर आकर खजाने को चुराने की हिम्मत कर रहे थे, इसलिए उसने तुरंत हवा में हथियाने की हरकत की। तुरंत ही वही युवक जो तलवार पकड़ना चाहता था, उसके हाथ में तलवार आ गिरी। आह! आदमी का एक हाथ पकड़ा गया और वह चिल्लाने लगा। अगले ही पल वह खून के बादल में तब्दील हो गया और मर गया। हिस! जब लोगों ने इस व्यक्ति का अंत देखा तो वे भय से कांप उठे और उन्होंने ठंडी हवा में सांस ली। अंतर बहुत बड़ा था। उनका एक हल्का सा प्रहार ही उन सभी को मार डालने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 189 लड़ाई। इस क्रूर एहसास ने सभी युवकों की आंखों को, जो पहले वासना से भरी हुई थीं, और अधिक स्पष्ट कर दिया। क्या ऐसा कोई और है जो मौत से नहीं डरता? लियू चोंग मारने के इरादे से उसकी आवाज पूरे महान हॉल में गूंज उठी। इस समय किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। जब सबने एक बार फिर उन पांचों युवकों की ओर देखा तो उनकी आंखें गहरे भय से भर गईं। ये दृश्य देखकर उन पांचों ने संतोष से अपना सिर हिलाया। इन देहाती लोगों ने अपने जीवन में कभी भी रहस्यमयी खजाना नहीं देखा है। वास्तव में उनमें हमसे चोरी करने की हिम्मत है। लियू चोंग के बगल में खड़े 5 युवकों में से एक, जिसका नाम झाओ टोंग था, ने उपहास किया और उदासीनता से कहा, वे तो बस चींटियों का झुंड हैं। लियू चोंग ने अपना सिर उठाया, नीचे झुका और भीड़ की ओर देखा। उसका स्वर शांत था। इस समय झाओ टोंग सबसे पहले 5 रहस्यमय रैंक हथियारों की ओर चला जो हवा में तैर रहे थे। उसने एक तलवार चुनी थी। तलवार की धार चांदी के रंग की थी और उस पर फूंक मारने से ही बाल कट जाते थे। जाहिर है, यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। हालांकि जब उन्होंने इसे अपने हाथ में लिया तो अचानक परिवर्तन हुआ। झाओ टोंग के हाथों में तलवार कांप रही थी, मानो वह गा रही हो। वह उन्मत्तता से हिल रही थी और सीधे उसके हाथों से नीचे गिर गई। क्या? झाओ टोंग को उम्मीद नहीं थी कि तलवार वास्तव में प्रतिरोध करेगी। वह अपने दिल में चौंक गया था, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उसे शून्य में देखने पर मजबूर कर दिया। तलवार कांप उठी और वास्तव में अन्य 4 रहस्यमय हथियार भी उसी समय हिलने लगे, लगातार हिलने लगे। इसके तुरंत बाद 5 रहस्यमय हथियार प्रकाश की किरण बन गए जो हर जगह से गुजर गए। क्या हो रहा है? न केवल झाओ टोंग बल्कि लियू चोंग और अन्य लोग भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। 5 रहस्यमय हथियार ये जियाओ की ओर उड़े और उसके सामने पहुंचकर रुक गए। यहां मुसीबत आती है। ये शियाओ ने अपने दिल में आह भरी और अपने हाथ की लहर के साथ उसने 5 हथियारों को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया। वह सच्चे शूरवीर जिया वुफेन का उत्तराधिकारी था और उत्तराधिकार के अनुसार इस गुफा में जो कुछ भी सच्चे शूरवीर जिया वुफेन द्वारा छोड़ा गया था वह उसका था, जिसमें ये 5 रहस्यमय रैंक के हथियार भी शामिल थे। यद्यपि यह वह नहीं था जिसने इन हथियारों को बुलाया था, इन हथियारों ने किसी तरह पहचान लिया कि यह वह था जिसने विरासत प्राप्त की थी, इसलिए उन्होंने झाओ टोंग को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया और उसके सामने आ गए। अब जब खजाना उसके सामने ही है तो कोई मूर्ख ही उसे नहीं लेगा। क्या ये वही नहीं है जो उस विशाल क्रिस्टल मूर्ति के नीचे विरासत प्राप्त कर रहा था? जब वहां मौजूद लोगों ने उसे देखा तो उनमें से एक ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, बेटे जल्दी करो और 5 हथियार वापस दे दो। झाओ टोंग ने ये जियाओ पर तलवार तान दी और ठंडी आवाज में उस पर चिल्लाया। उसके चारों साथियों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ये शियाओ ने झाओ टोंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, बेटे तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुमने हमें वे 5 हथियार दे दिए तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर तुमने हमें वे 5 हथियार नहीं दिए तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक भयानक मौत मरोगे। झाओ टोंग ने जब ये शियाओ की बात सुनी तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत उसे ठंडे स्वर में धमकाया, अरे मुझ पर तभी हमला करो जब तुम मरना चाहते हो। ये कहने के बाद ये जियाओ पीछे मुड़ा और अलग अलग खजानों की खोज के लिए एक अलग दिशा में चलना शुरू कर दिया। तुम //
झाओ टोंग ने गुस्से में उसकी ओर इशारा किया, लेकिन ये जियाओ को उसे अनदेखा करते हुए देखकर वह सीधे ये जियाओ की ओर बढ़ा और अपनी तलवार से मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए ये जियाओ के शरीर को आधे में काटना चाहता था। तुम तो बस मौत को दावत दे रहे हो। झाओ टोंग को उस पर हमला करते देख ये जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, फायर क्लोन्स, उसे मार डालो। उसने 3 अग्नि क्लोन जारी किए और उन्हें झाओ टोंग को मारने का आदेश दिया। 3 अग्नि क्लोन तुरंत झाओ टोंग की ओर दौड़े। उनमें से एक झाओ टोंग के हमले से टकरा गया और उड़ गया, जबकि अन्य 2 ने सीधे पवित्र उंगली कला की पहली चाल का इस्तेमाल किया जो झाओ टोंग के सिर में घुस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तुमने वास्तव में मेरे भाई को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। झाओ टोंग को बेजान होकर जमीन पर गिरता देख बचे हुए 4 युवकों में से एक ने ये जियाओ पर चिल्लाया और गुस्से में ये जियाओ की ओर दौड़ा। स्पष्टतः वह मृत झाओ टोंग का भाई था। ये शियाओ ने हिलना बंद कर दिया, पीछे मुड़ा और अन्य 4 अग्नि क्लोनों को छोड़ दिया। मारना, उसने केवल एक शब्द कहा और सभी 7 अग्नि प्रतिरूप उस युवक की ओर दौड़ पड़े। 7 अग्नि क्लोनों को देखकर युवक चौंक गया। वह अपने साथियों की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। लियू चोंग ने अपने बगल में खड़े अन्य 2 लोगों की ओर सिर हिलाया और वे सभी अग्नि क्लोनों की ओर दौड़ पड़े। बूम! टकराना! उन सभी ने अपने मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन किया और अग्नि क्लोनों से टकराए, जिससे कई विस्फोट हुए जो पूरे भूमिगत गुफा में गूंज उठे। उनमें से 4 ज्यादा मजबूत नहीं थे और उनमें से सबसे मजबूत लियू चोंग था जो मार्शल किंग दायरे के चौथे चरण में था। ये शियाओ ऐसा व्यक्ति था जो अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकार के खिलाफ लड़ सकता था और भले ही उसके अग्नि क्लोनों में उसकी मार्शल क्षमता का केवल 90% था, फिर भी वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे लियू चोंग और उसका समूह निपट सकता था। चारों बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था। वे इस समय बहुत ही भयानक लग रहे थे क्योंकि उनके शरीर का कुछ हिस्सा जलकर काला भी हो गया था। वे डरकर फायर क्लोन्स को देखने लगे। अब जाकर उन्हें पता चला कि उनका दुश्मन कितना ताकतवर है। ये जियाओ अभी अपनी जगह से हिला भी नहीं है, लेकिन ये जियाओ के कुछ अग्नि क्लोनों से लड़ने के बाद उनकी हालत पहले से ही इतनी खराब थी। अब वे समझ गए थे कि ये शियाओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वे जा सकें। अध्याय 190 स्रोत द्रव क्रमिक सफलता। खेल खत्म करने का समय आ गया है, ये जियाओ ने धीमी आवाज में कहा और समुद्री ड्रैगन भाला निकाला, उसे एक गोलाकार गति में घुमाया और मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन करने के लिए रुख अपनाया। समुद्री ड्रैगन उतरता है, पहली शैली लहरों के हाथ। गर्जन! अचानक पूरा स्थान एक विशाल समुद्र में बदल गया और ड्रैगन की दहाड़ के साथ सैकड़ों हाथ पानी से बाहर निकले और आसानी से लियू चोंग के 4 सदस्यों के शरीर को फाड़ दिया। वे सभी 5 ऐसे ही मर गए। वहां मौजूद दर्शकों ने 4 युवकों के शवों को देखा जो इतनी बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुके थे कि अब उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था, और फिर ये जियाओ को देखा जो स्थिर कदमों से एक अलग दिशा में चल रहा था। इस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये शियाओ को रोक सके। सभी लोग उसे डर से देख रहे थे जैसे कि वो किसी खून चूसने वाले राक्षस को देख रहे हों। इस समय भूमिगत गुफा के अंदर का दृश्य बहुत ही अराजक था। हर कोई किसी खजाने के लिए लड़ रहा था जिसके कारण कई युवा प्रतिभाशाली लोगों की मृत्यु हो गई। गुफा के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाते हुए ये शियाओ ने कई जानी पहचानी आकृतियां देखीं। हाओ यू, युन जियानर, निंग क्यू, डुआन जुंडी और अन्य सभी कुछ खजाना पाने की कोशिश कर रहे थे। वह उन सभी से मिला और देखा कि वे खजाने पर लगे प्रतिबंध को तोड़कर उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। वह उन खजानों को लेने नहीं गया क्योंकि वह अभी इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये शियाओ ने सीधे महान हॉल के चारों ओर चक्कर लगाया और एक और भी गहरे क्षेत्र में पहुंच गया। चूंकि यह वह जगह है जहां सच्चे शूरवीर जिया वुफेंग ने अपने पूरे जीवनकाल में प्राप्त सभी खजाने छोड़े थे, इसलिए अंदर काफी अच्छी चीजें होनी चाहिए। अगर वह उन्हें प्राप्त कर लेता है तो वह फिर से सीधे सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। ये शियाओ ने सोचा और चलता रहा। उसके कदम रुके नहीं और वह सीधे गलियारों से होते हुए एक साइड हॉल में चला गया। ये है। जब ये जियाओ सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा तो उसने अपने सामने के दृश्य को देखा और खुद को घूरने से रोक नहीं सका। साइड हॉल के अंदर अत्यंत घने आत्मासार का एक कुंड था और इसमें अत्यंत मजबूत उतार चढ़ाव था। ये स्रोत तरल पदार्थ है। मुझे वास्तव में यहाँ इतनी अच्छी वस्तु मिली है। ये जियाओ का दिमाग उस क्षण हिल गया जब उसने स्रोत तरल पदार्थ को देखा। ये स्रोत द्रव एक अत्यंत कीमती खजाना था जो न केवल किसी की साधना का आधार बढ़ा सकता है, बल्कि यह किसी के हथियारों के स्तर को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।
किसी हथियार के स्तर को कई स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम होना निश्चित रूप से शोधन के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। अब जब उसने इतने सारे स्रोत तरल पदार्थ की खोज कर ली थी, तो ये जियाओ को सुखद आश्चर्य कैसे न होता। हालांकि जैसे ही वह स्रोत तरल पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए साइड हॉल में प्रवेश करने वाला था, उसने मुख्य द्वार के ऊपर एक शक्तिशाली प्रतिबंध देखा, जिसने बाहर के सभी लोगों को रोक दिया था। वास्तव में यहाँ भी एक संरचना रखी गई है। आप मुझे एक संरचना के साथ रोकना चाहते हैं? मैं आसानी से इस संरचना को तोड़ सकता हूँ। ये जियाओ ने संरचना को देखते हुए ये कहते हुए हंसा। यदि किसी सामान्य साधक को इस प्रकार के गठन का सामना करना पड़ता, तो ये सिरदर्द बन जाता, लेकिन दुर्भाग्य से ये जियाओ था जिसके पास प्राचीन गठन भगवान का ज्ञान और जीवन का अनुभव है। इस स्तर का गठन स्वाभाविक रूप से उसे रोकने में सक्षम नहीं होगा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ बढ़ाए और एक गहरा सील बनाया, उड़कर अपने हाथों के बीच में गठन पर प्रहार किया, जिससे ये लगातार हिलने लगा और यह टूटने के कगार पर पहुंच गया। मेरे लिए तोड़ दो। ये शियाओ ने देखा कि यह पूरी तरह से टूटा नहीं था और तुरंत संरचना के एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया जो बहुत दूर था। प्रभाव के तुरंत बाद एक बड़ी दरार दिखाई दी और जैसे जैसे दरार फैलती गई, वह अंततः एक तेज आवाज के साथ फट गई और पूरी तरह से टूट गई। संरचना को चकनाचूर करने के बाद ये जियाओ बड़े कदमों से चला और स्रोत द्रव के सामने पहुंचा। क्या बढ़िया चीज है, ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और उत्साह से कहा। इस छोटे से तालाब में बहुत सारा स्रोत द्रव था। यदि ये जियाओ नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत का उपयोग करके उन्हें अवशोषित कर लेता, तो यह मार्शल किंग के 5वें चरण के शिखर पर कदम रखने के लिए पर्याप्त होता। ये शियाओ ने अपना समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले इस स्थान पर एक भ्रम संरचना स्थापित की ताकि यह उसे किसी के द्वारा खोजे जाने से बचा सके। यदि कोई भी भ्रम संरचना में प्रवेश करता है तो वह देखेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं था और वापस लौट जाएगा। भ्रम संरचना रखने के बाद ये जियाओ ने अंततः छोटे तालाब स्रोत द्रव में प्रवेश किया और स्रोत द्रव को अवशोषित करने के लिए नौ ड्रैगन यूनिवर्सल परिसंचरण तकनीक की दूसरी परत को प्रसारित करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत के संचलन के तहत उनकी आत्मा ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी और बहुत ही कम समय में उन्हें मार्शल किंग दायरे के अगले चरण में पहुंचने जैसा महसूस हुआ। ये भी बहुत सामान्य था क्योंकि वह पहले से ही मार्शल किंग दायरे के तीसरे चरण के शिखर पर था। बूम बूम बूम। स्रोत द्रव के अवशोषण के बाद उसके पूरे शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी जिससे वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अचानक वह एक अतुलनीय रूप से भयावह विनाशकारी शक्ति के साथ फट पड़ा, जैसे कि एक बाघ अनगिनत दिनों से भूखा हो, और उसने सीधे पूल में स्रोत तरल पदार्थ का लगभग आधा हिस्सा निगल लिया। इस समय जब ये जियाओ को मार्शल किंग दायरे के चौथे चरण में प्रवेश करने का मन हुआ, तो उसने इस छोटे से तालाब में स्रोत तरल पदार्थ के लगभग आधे हिस्से को निगलने के लिए भक्षण की क्षमता का उपयोग किया। ये शियाओ अपनी साधना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया से परिचित था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसमें निपुण था। पलक झपकते ही तालाब का लगभग आधा हिस्सा खाली हो गया। इस तरह की भूख वाकई बहुत बड़ी थी। पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने के बाद उसकी आत्मिक ऊर्जा बार बार बढ़ती गई। पलक झपकते ही उसने मार्शल किंग दायरे के तीसरे और चौथे चरण के बीच की बेड़ियां तोड़ दी। बूम। मार्शल किंग दायरे का चौथा चरण। मार्शल किंग दायरे के चौथे चरण तक पहुंचने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि स्थिर गति से स्रोत तरल पदार्थ को अवशोषित करना जारी रखा। ये शियाओ ने नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की दूसरी परत को प्रसारित करना जारी रखा, जिससे स्रोत तरल पदार्थ का सार जो अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था, अंतहीन रूप से उसकी ओर इकट्ठा होने लगा। नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक कितनी अत्याचारी थी। जैसे जैसे वह स्रोत द्रव को अवशोषित करता गया, उसकी आभा भी बढ़ती गई। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन इस समयावधि के दौरान उसने पहले से ही महसूस किया कि कुछ लोग उस भ्रम संरचना में प्रवेश कर रहे हैं जिसे उसने स्रोत तरल पदार्थ के तालाब के बाहर रखा था। भ्रम के कारण यहां कुछ भी न देख पाने पर ये लोग निराश होकर चले गए। वह स्रोत द्रव को अवशोषित करता रहा और उसकी आभा भी बढ़ती रही। कुछ ही समय बाद वह एक बार फिर मार्शल किंग दायरे के चौथे चरण के शिखर पर पहुंच गया। खा जाओ। ये शियाओ ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण क्षण में भक्षण करने की क्षमता का उपयोग किया और छोटे तालाब से लगभग सभी शेष स्रोत तरल पदार्थ को सीधे भक्षण कर लिया। जब स्रोत तरल पदार्थ को एक क्षण में निगल लिया गया, तो भयानक ऊर्जा तुरंत उसके शरीर के भीतर फट पड़ी, उसके सभी अंगों और हड्डियों को अपने में समाहित कर लिया और उसके शरीर के हर हिस्से पर लगातार हमला करने लगी।
इतने बड़े प्रभाव के कारण ये जियाओ को अपने शरीर में सूजन के कारण दर्द भी महसूस हुआ। यह इस बात का संकेत था कि आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी और उसे अल्प समय में खर्च नहीं किया जा सकता था। इस शरीर के भीतर की ऊर्जा उस ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली थी जिसे ये जियाओ ने मार्शल किंग क्षेत्र के चौथे चरण तक पहुंचने के लिए पहले खाया था। सौभाग्य से ये जियाओ नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक में प्रशिक्षण ले रहा था, अन्यथा अगर यह कोई और होता तो उसका शरीर ऊर्जा से प्रभावित होकर फट जाता। जब उसने सूजन से लगातार दर्द महसूस किया तो ये जियाओ ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने शरीर में नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत को चरम सीमा तक प्रसारित किया। कुछ ही समय बाद वह अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को स्थिर करने में सक्षम हो गया, जिससे उसका शरीर काफी आरामदायक महसूस करने लगा। बूम! अज्ञात समय के बाद ये जियाओ के शरीर के भीतर से एक जोरदार विस्फोट हुआ। मार्शल किंग दायरे का 5वां चरण। ये शियाओ ने धीरे से अशुद्ध हवा का एक मुंह बाहर थूका क्योंकि उसने अंततः अपनी साधना में एक और सफलता हासिल की और मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें चरण पर कदम रखा।